हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम रिवाइज करने वाले हैं आईजीएसटी मैगजीन में इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स को वन बाय वन रिवाइज करेंगे। ठीक, तो इसमें हमारा पहला जो करंट अफेयर है वो है राइनो रिपोर्ट पर। तो राइनो रिपोर्ट कौन जारी करता है? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन इसको जारी करती है। राइनो यानी कि गेंडे की बात हो रही है। ठीक, तो इसके जो मेन फाइंडिंग्स थे वो ये थे कि पूरे वर्ल्ड में 5 राइनो की प्रजातियां अभी मतलब हैं। और मतलब बाकी जो एक्सटेंट हो गई हैं उनको छोड़ करके अभी करंटली 5 प्रजातियां हैं। पहला है सफ़ेद रेनो और दूसरा काला रेनो। इसके बाद वन हॉर्न रेनो, इंडियन रेनो जिसको बोला जाता है, एक सिंगी रेनो। ठीक है, जो इंडिया और नेपाल में मिलता है और जिसमें से ज़्यादातर इंडिया में मतलब मोर देन 75% पॉपुलेशन इंडिया में है। ठीक, उसके बाद एक जावा और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है। जावन और सुमात्रन रेनो, यही 5 रेनो की पॉपुलेशन अभी मौजूद है, 5 टाइप के। और जिसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है सब व्हाइट रेनो की और सबसे कम है सुमात्रन रेनो की, करीब 34 से 47 के बीच। और ये अभी केवल मतलब अपने नेचुरल हैबिटेट में न रह करके इनको जू में रखा गया है। और इंडियन रेनो की बात करते हैं तो फिर जिसको वन हॉर्न रेनो भी बोलते हैं, इनकी पॉपुलेशन है 4000 से भी ज़्यादा और जिसमें से 3200 के अराउंड इंडिया में ही है। तो हमें रेनो रिपोर्ट के बारे में इतना ही जानना था। और कौन जारी करता है? इंटरनेशनल रेनो फाउंडेशन जारी करती है। तो ये जारी कब किया गया था? रेनो डे 22 सितंबर को इंटरनेशनल रेनो डे सेलिब्रेट किया जाता है। उस मतलब राइनोसोरस डे, तो उस डेट पे जारी किया गया था। तो अब ये तो हो गया रेनो के बारे में। अब नेक्स्ट जो हमारा है, ठीक है, वो विश्व वर्ल्ड ओजोन डे ये होता है 16 सितंबर को। ठीक, 16 सितंबर को इस बार कहाँ पे आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में। और बस इसकी थीम क्या थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग द क्लाइमेट चेंज, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना। ठीक, मतलब जो भी क्लाइमेट एक्शन हो रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर, उनको उनमें तेजी लाना, इसकी ये थीम थी। थीम इंपॉर्टेंट है, ये थीम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे पॉइंट से क्वेश्चन पूछता है। और जो मेन डिक्लेरेशंस थी, मेन हाइलाइट्स थी, उसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर भारत की सफलता, जो मतलब इंडिया ने अभी तक जो भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे उनको कितना अचीव किया है तो उसको बताया। और इसके अलावा न्यू ट्रैक्स, न्यूज़ ट्रैक इस तरीके का टीआरएसी एक मतलब मैगजीन को भी लॉन्च किया। तो मेन बात यही थी। और कुछ बातें थी कि जैसे कि परिवहन में कैसे कूलिंग मतलब को कम किया जाए इस तरीके से। लेकिन जो हमारे काम की बातें हैं वो यही है कि इसकी थीम क्या थी। ठीक, और 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है। ठीक, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और आरओ में भी पूछा है। मतलब बहुत ही कॉमन सा डेट है जो जिसको अक्सर अल्टरनेट ईयर में पूछता रहता है। तो डिक्लेरेशन में हमारा बस इतना पता होना चाहिए कि इंडिया एक न्यू टीआरएससी जैसे मैगजीन्स को लॉन्च किया गया और बाकी इंडिया ने अपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो भी अभी तक उसने अचीवमेंट्स किए हैं उसको बताया। और री इन्वेस्ट प्रोग्राम, देखो री इन्वेस्ट क्या है? एक ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करने की बात हो रही है। ठीक, री का मतलब है रिन्यूएबल एनर्जी, इन्वेस्ट का मतलब इन्वेस्टमेंट। ठीक, ये 17 से 18 सितंबर को आयोजित किया गया था। कहाँ पे? गुजरात के गांधीनगर में। और इसकी थीम क्या थी? मतलब इसकी जो थीम थी वो यही थी कि जो हमारा जो टारगेट है कि 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से आए। ठीक, तो उसको कैसे अचीव करना है उस पर बात हुई थी। और ये आउटपुट निकल के आया कि इसको अचीव करने के लिए 500 गीगावाट को हमें अभी 30 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। ठीक, 30 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो ये बात थी इसके बारे में। और इसके बाद नेक्स्ट है जन संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव। ठीक, जन संचय जन भागीदारी इनिशिएटिव ये कहाँ पे था? गांधीनगर में। और ये तो कहाँ पे है? सूरत में। ठीक है, गुजरात में ये दोनों। तो इस ये मेनली जो वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए ये स्कीम लाई गई है। तो इसका पर्पस क्या है कि 24,800 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स बनाना है। ठीक, रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज में। तो इसको लॉन्च किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक, और मेगा ऑयल पाम ऑयल इनिशिएटिव मतलब पाम प्लांटेशन ड्राइव, ये जो था इन मतलब 17 लाख पौधे लगाए गए, सैपलिंग्स। ठीक, और 12,000 हेक्टेयर एरिया में और 15 राज्यों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और मतलब मेगा ऑयल पाम ऑयल जो कि इंडिया का एक इनिशिएटिव है पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि 10,000 से ज़्यादा किसानों को इसका लाभ मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। इसका पर्पस क्या है? राष्ट्रीय मिशन पर खाद्य तेल पाम ऑयल के तहत, मतलब नेशनल मिशन ऑन द ऑन फूड फॉर द पाम ऑयल।
मतलब पाम ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। मतलब हमारा बहुत ज़्यादा पाम ऑयल का जो इम्पोर्ट किया जाता है, आयात किया जाता है, खासकर मलेशिया और इंडोनेशिया से, तो उसकी डिपेंडेंसी को कम करने के लिए स्कीम लाई गई है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यही थी कि इसको जो थी कि मतलब 17 लाख पौधे इस स्कीम के मतलब लॉन्च के इसके डेट पे लगाए गए थे। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन, ठीक? टील कार्बन अध्ययन कहाँ पे हुआ? केवलादेव नेशनल पार्क, राजस्थान में, ठीक? अब टील कार्बन इसका महत्व क्या है? जलवायु अनुकूलन के लिए जलीय परिस्थितियों के तहत संरक्षण। अब टील कार्बन क्या होता है? अभी जो कार्बन होता है कि उसमें क्या होता है कि बर्निंग के बाद हमें कार्बन प्रोड्यूस होता है, ठीक? ऑक्सीडेशन के बाद। अभी टील कार्बन जो होता है, ये क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के अब्सेंस में गर्म करने के बाद कार्बन का प्रोडक्शन होता है, ठीक? तो ये काफ़ी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता नहीं है, मतलब ऑक्सीजन है ही नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ही नहीं। तो इस वजह से ये माना जाता है कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है टील कार्बन, ठीक? तो प्रारंभिक परिणाम मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि, हल विशेष जैवचार का उपयोग, ठीक? जैवचार यानी कि बायोचार, ठीक? तो इसकी जो वेस्ट मटेरियल होता है, उससे बायोचार के प्रोडक्शन में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेशनल सेमिनार ऑन सस्टेनेबल रूरल लाइवहुड, ठीक? तो इस किसने आयोजित किया था? नीति आयोग ने। कौन? इसके जो नीति आयोग के मेंबर है प्रोफेसर रमेश चंद ने। तो इसका जो मेन विषय था वो ग्रामीण आजीविका, बाजार संबंध एवं निवेश, लचीला कृषि, मतलब कुल मिला करके रूरल लाइवहुड, मार्केटिंग और उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ठीक? तो इसमें कहना है कि जो स्मार्ट गाँव का विकास करना हमारे लिए पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, और इंक्लूसिव, समावेशी, इंक्लूसिव एंड आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्थाएं, यानी कि इंक्लूसिव एंड सेल्फ रिलायंट ग्रामीण इकोनॉमी को प्रमोट करना है। तो राष्ट्रीय संगोष्ठी सतत ग्रामीण आजीविका, इसकी बात हो गई। तो इसका जो हमको ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि इसका आयोजन नीति आयोग ने किया था। अब देखो काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे पास करंट अफेयर है, तो फिर थोड़ा तेज़ी से करेंगे, वरना बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। अब भारत में 3 नए रामसर साइट्स को जोड़ा गया, ठीक? रामसर साइट्स क्या करते हैं? जो हमारे वेटलैंड्स होते हैं, उनको एक तरीके से मार्किंग करने का एक करने के लिए ये रामसर साइट्स दिया जाता है। मतलब नेमिंग कैसे दिया जाता है? अभी रामसर साइट के बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए जो बेसिक्स है उसको कवर करना पड़ेगा। तो बशर्ते हमारा जो मेन पॉइंट होना चाहिए कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, तो 2 तो तमिलनाडु में, एक गुजरात में है। गुजरात में नहीं, शायद एमपी में है, गुजरात में देखना पड़ेगा। तो तम ये क्या है? नंजरायण पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। काजू वैली, ये भी तमिलनाडु में है। और तवा, ये मध्य प्रदेश में है, गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में है, ठीक? तो यही 3 को ऐड किया गया है, ठीक? इन्हीं 3 को ऐड किया गया है। अब इसके एडिशन के साथ तमिलनाडु में टोटल 18 रामसर साइट्स हो गए, ठीक? अब अभी यूपी में कितने हैं? 10 हैं। तो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में हो गए, उसके बाद यूपी में है 10। यूपी मतलब रामसर साइट्स में दूसरे नंबर पर है। और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको जारी कौन करता है? येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ, और बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके जारी करती है, लेकिन जो मेन है वो येल सेंटर है, ठीक? तो ये 58 प्रदर्शन संकेतक, मतलब 58 इंडिकेटर्स पे मेजर करता है, और 180 कंट्रीज को मेजर करता है। तो केवल 5 कंट्रीज ऐसे हैं, जैसे एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस, तिमोर लेस्ट और यूके, जिन्होंने जो टारगेट है हमारा 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का, उसके डायरेक्शन में सही तरीके से काम कर रहे हैं। कौन? एस्टोनिया, फिनलैंड, ग्रीस और यूके, ये 4 यूरोप के कंट्रीज हो गए, और बाकी एक तिमोर लेस्ट है। तो सबसे बड़े अर्थव्यवस्था में उत्सर्जन को या तो बहुत धीमे से चल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम बिग इकोनॉमीज़ है, जैसे इंडिया, अमेरिका एंड चाइना, तो इनमें जो क्या है, या तो इमिशन, कार्बन का इमिशन बढ़ रहा है, कार्बन का उत्सर्जन, या तो फिर स्टैग्नेंट है, मतलब स्थिर बना हुआ है, कम नहीं हो रहा है, ठीक? लेकिन चीन, रूस, भारत में बढ़ रहा है, ठीक? और ऐसा माना जा रहा है, और अमेरिका में बहुत धीमी गति से ये चीज़ें कम हो रही हैं। तो इसमें कोई इंडिकेशन वगैरह, मतलब कहने का मतलब ये था कि ये पता होना चाहिए कि ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, इन पर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब नेक्स्ट है नई और परिष्कृत जैव विविधता मैट्रिक्स, यानी न्यू एंड रिफाइंड बायोडायवर्सिटी मैट्रिक्स। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसमें क्या है कि जो हमारे मतलब मेज़र करता है कि जो थ्रेट्स हैं हमारे बायोडायवर्सिटी को, उसको बेसिकली मेज़र करता है। तो 2030 तक 30% भूमि और समुद्र को संरक्षित करने के लक्ष्य के तहत कमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव ढांचा
और 11 मुद्दों और 3 नीतिगत उद्देश्यों के तहत 58 संकेतों का संरक्षण किया गया है, ठीक? इसमें तो हमारे जो काम की चीज़ है, इतना डिटेल नहीं है, हमारे काम की ही चीज़ है कि जो न्यू एंड रिफाइंड बायोडायवर्सिटी मैट्रिक्स में इंडिया की रैंकिंग है 176, ठीक? अभी जो ये यही है ना एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसी की बात हो रही है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक? तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 176 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो जारी कौन करता है? SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क ऐसे करके है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक? तो 16% SDG लक्ष्य को 2030 के ट्रैक पर है, मतलब जो भी हमारा 17 जो टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत, तो जो 16% टारगेट है वो तो ट्रैक पे है, बाकी 84% क्या है, या तो उनमें नेगेटिव देखा जा रहा है या तो फिर स्टेगनेट है, मतलब अपने जैसा है वैसा ही बना हुआ है। तो SDG 2 जो कि हमारा जीरो हंगर, और 11 सस्टेनेबल सिटीज, 14 क्या है, पानी के नीचे का जीवन यानी कि लाइफ अंडर वाटर, एंड 15 क्या है, भूमि पर जीवन, लाइफ ऑन द लैंड, 16 क्या है, शांति एंड न्याय यानी कि पीस एंड जस्टिस। तो इनमें क्या है कि माना गया है कि इनमें रुकावटें आई हैं, मतलब इनकी जो इम्प्रूवमेंट है वो इम्प्रूवमेंट ना होकर के ये घटी है, ठीक? तो इसमें इसका क्यों ऐसा हुआ? ऐसा माना जा रहा है कि ये जो वार चल रहा है कंटिन्यू इसकी वजह से। और SDG 9 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट 9, उद्योग, नवाचार और अवसंरचना यानी कि इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें इम्प्रूवमेंट देखा गया है, ठीक? इस SDG 9 में। और इसके अलावा जो भारत की रैंकिंग है वो 109 है विद 16 मार्क्स के साथ, ठीक? और इंडिया में देखा गया कि SDG 1, 4, 12 और 13 इनमें इंडिया में इन्हें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, यानी इंडिया ने इन इतने मार्क्स पे काफ़ी, खासकर जो 13 और 12, 13, 14 क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंडिया ने काफ़ी काम किया है, इसका मतलब ये कहने का मतलब है। और इंडिया की रैंकिंग याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया की रैंकिंग 109। अब जो नेक्स्ट हमारा है कन्वेंशन वो है बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। तो ये जर्मनी में हुआ था बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, और ये इसका मतलब पर्पस क्या था? इस तो हमारा जो अगले महीने जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होने वाला है COP19, वो अजरबैजान में होने वाला है। तो उसी के लिए एक बेस बेस प्रिपेयर करना, ठीक है, कि कैसे कॉन्फ्रेंस होगा, किस बेसिस पे क्या क्या बातें होंगी, मतलब एक मसौदा तैयार करना, ठीक? तो अब नेक्स्ट है न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन द क्लाइमेट फाइनेंस, ठीक? तो ये मतलब इसी का पार्ट है। ये महत्व संरचना के इष्टतम और पारदर्शी रिपोर्ट पर आधारित है और विकासशील देशों के लिए जलवायु विविधता की गुणवत्ता में सुधार करे। तो कुछ फाइंडिंग्स हैं जिन्होंने बोला है, तो इसके बारे में है। ATCM 46 अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग, ठीक? ये देखो ATCM क्या है, अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। तो ये इसका आयोजन इस बार भारत में किया गया था, और कौन कौन शामिल थे? तो भारत सरकार और जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, ठीक? इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। और इसका जो मेन थीम था वो था वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, ठीक? और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो थे पंकज सरीन, और इसमें जो मेन मिनिस्टर थे वो किरण रिजिजू, जो हमारे मिनिस्टर हैं मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के। तो इसमें जो आउटकम्स आए थे, तो इंडिया का मतलब इंडिया का कहना है कि हम एक मैत्री सेकेंड बनाने जा रहे हैं। जो हमारा मैत्री टू था, जो रिसर्च सेंटर है अंटार्कटिक पे, वो अब उतना ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं रह गया है। अब हम मैत्री सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं, मैत्री सेकंड के बारे में इंडिया ने घोषणा की। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। तो ये कौन जारी करता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और वर्ल्ड रिसोर्स मतलब WRA जारी करता है मिलकर के। अब इसका फुल फॉर्म क्या है देखना पड़ेगा। तो इसका जो आउटकम था वो यही है कि करीब 1 अरब टन पर ईयर फूड वेस्ट होता है, और सबसे ज़्यादा फूड वेस्ट होता है जो घरेलू स्तर पे यानी कि डोमेस्टिक लेवल पे, ठीक? और जो 4 G20 कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, अमेरिका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मतलब जो बेटर परफॉर्म किया है, इन्होंने फूड वेस्ट को कम कम से कम रखने के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक? कौन? ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और अमेरिका। और ये बात जो घरेलू स्तर पर डोमेस्टिक लेवल पे फूड वेस्ट 60% होता है। टोटल कितना होता है? 1 अरब टन खाद्य पर ईयर वेस्ट जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जियो पार्क टू द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क।
तो ये कौन जारी करता है? यूनेस्को, ठीक? तो उद्यान संरक्षित क्षेत्रों जो स्थायी भू-विज्ञान के साथ विकास, पर्यटन और शिक्षा को शामिल करते हैं, ठीक? और वैश्विक भू उद्यान नेटवर्क 2014 में स्थापित किया गया था। तो इसमें क्या करते हैं, वो मार्किंग करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, या जो कि जियो पार्क्स होते हैं, फिर जियो हेरिटेज साइट्स होते हैं, उनको मार्किंग करते हैं। तो बस हमको ये पता होना चाहिए कि जियो पार्क टू द ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क जारी कौन करता है? तो ये यूनेस्को जारी करता है। स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, यानी कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक। तो इसमें देखो सारे जो हमारे स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको रैंक किया जाता है कि उनकी एनर्जी एफिशिएंसी के बेसिस पे उनको रैंक किया जाता है। तो इसको जारी कौन करता है? ठीक? तो इसको इश्यूअर जो है वो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। और इसकी जो मुख्य बिंदु हैं, तो इसमें 4 श्रेणियों में बाँटा गया सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी को। तो जो पहला है वो है फ्रंट रनर, जो जिनकी ओवरऑल स्कोर 60 से ज़्यादा है वो फ्रंट रनर है। उसमें कर्नाटका पहले पे है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर हरियाणा, केरल और महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, इस तरीके से। और अचीवर्स की कैटेगरी सेकंड कैटेगरी है। इसमें कौन है? असम और उत्तर प्रदेश है। तो देखो उत्तर प्रदेश एक पॉइंट बन जाता है ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अचीवर्स की कैटेगरी में है, जब हमारे स्टेट एनर्जी एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा दक्षता सूचकांक में सेकंड नंबर पे है। और कंटेंडर में गोवा, झारखंड, तमिलनाडु है, और इसके बाद एक और है लास्ट वाला एस्पिरेंट। तो कुल मिलाकर ये 4 श्रेणी हमको ध्यान में रखनी है, और यूपी क्या है? अचीवर की कैटेगरी में है, और जारी कौन करता है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। यूएन विकास जल रिपोर्ट, यूएन वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये यूनेस्को जारी करता है, ठीक? और जारी होने कहाँ पे जारी किया गया था? पेरिस में। और इसकी जो मेन फाइंडिंग्स थी कि करीब 2.25 करोड़ लोग जो ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है, ठीक? और 2022 में करीब मतलब 1.5 करोड़ लोग सूखे से प्रभावित थे, यानी कि उन्होंने ड्रॉट झेला किसी न किसी फॉर्म में। जलवायु परिवर्तन के जल संकट के बढ़ने की संभावना है, और इनका ये भी मानना है कि क्लाइमेट चेंज जैसे-जैसे उसका इम्पैक्ट दिखेगा, वैसे-वैसे वाटर अवेलेबिलिटी एक मतलब एक हमारे वाटर के लिए भी एक थ्रेट बनता जाएगा। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक? तो ये 96 देशों का एक समूह है, जिसमें से अभी मतलब इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है। अब इंडिया ने इसमें कंट्रीब्यूट किया 150 करोड़ का, ठीक? कब से कब तक के लिए कंट्रीब्यूट किया? 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक। तो इसका जो गवर्नेंस कैसे किया जाता है? तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो 96 मेंबर्स होते हैं, और एक परमानेंट कमेटी होती है, और एक सेक्रेटेरिएट होता है इसका। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तो किसके लिए है? जो हमारे बिग कैट्स हैं, 5 बिग कैट्स हैं ना, उनके कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन के लिए है। कौन-कौन से हैं? टाइगर है, ठीक? टाइगर है, लायन है, और इसके अलावा चीता है, ठीक? ये 3 हो गए। उसके बाद जो हमारा लिपर्ड है, 4 हो गए, और इसके अलावा जो स्नो लिपर्ड है, ठीक? ये 5 हमारे इंडिया के जो बिग कैट्स हैं। और बाकी फॉरेन कंट्रीज़ में देखा जाएगा तो फिर और भी आ जाते हैं। जगुआर, जगुआर भी बिग कैट में आता है। नीति आयोग की रिपोर्ट ऑन शैवाल पर रिपोर्ट आई है, मतलब जो भी है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नीति आयोग रिपोर्ट ऑन द सीवीड वैल्यू चेन डेवलपमेंट। तो ये इनका कहना है कि जो वैश्विक निर्यात है, उसमें करीब 2.65 बिलियन का है, और किसका? सीवीड का निर्यात। और उसमें साउथ कोरिया का हिस्सा करीब 30% है, और 128 देशों का निर्यात 2.9 बिलियन के करीब है। उसमें चीन का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। मतलब इसके कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट सीवीड्स का चाइना करता है, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट साउथ कोरिया करता है, ठीक? और इंडिया के में अभी सीवीड्स पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, कहाँ पे? गुजरात में, ठीक? तो ये कुछ सीवीड्स पे बातें थी। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। अब ये छत्तीसगढ़ का टाइगर रिजर्व है, और इस मतलब छत्तीसगढ़ में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। और इसमें तामोर और पिंगला नाम की 2 पहाड़ियाँ हैं, उनके नाम पे इसका नाम पड़ा है। और इसके साथ ये छत्तीसगढ़ का बन गया है चौथा टाइगर रिजर्व, ठीक? और 4th टाइगर रिजर्व। इसके अलावा कौन-कौन से टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में? इंद्रावती है, उदंती, सितान आदि है, और आचन कमार, ठीक? ये 3 टाइगर रिजर्व्स है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अभी चौथा कौन-सा हो गया? गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व। इसका इंडिया में कितने टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं? 55 टाइगर रिजर्व्स है करंटली। 55 टाइगर रिजर्व्स हैं। वेनगंगा नलगंगा नदी जोड़ो परियोजना, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र सरकार इसको लेके आई है।
तो 87,342 करोड़ रुपए की लागत के साथ 426 किलोमीटर का लेंथ का मतलब कैनाल नेटवर्क बनाना है। कौन से? गोसीखुर्द डैम से लेकर के नालगंगा नदी तक, ठीक? तो इससे क्या होगा कि मतलब पानी को एक तरीके से शिफ्ट करने के लिए योजना लाई गई है। और कौन-कौन सी नदियों को जोड़ा जाएगा? वैनगंगा और नालगंगा नदियों को जोड़ा जाएगा। और किसका है? महाराष्ट्र सरकार का है, ठीक? तो इतनी बातें बस पता हो तो बहुत है। और एसडीजी इंडेक्स, ठीक? तो इसमें क्या है कि नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क और प्रोग्रेस रिपोर्ट है एसडीजी का। तो 18 आंकड़ों पर मतलब आंकड़े दिवस पर जारी की। आंकड़ा दिवस का मतलब है स्टैटिस्टिकल डे, ठीक? और एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक क्रेडिट में 18.32 लाख से 44.15 लाख हो गया है। यानी कि जो बैंक में क्रेडिट्स बढ़ा है लोगों का, और जो शुद्ध पेयजल की अवेलेबिलिटी बढ़ी है ये भी। और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, 130 से घट करके 97 रह गया है। और अपशिष्ट पुनर्नवीकरण यानी कि जो वेस्ट रिसाइकलिंग के जो संयंत्र थे, जो मशीन्स थे, वो 829 से बढ़ करके 2,447 हो गए हैं, ठीक? वेस्ट रिसाइकलिंग के लिए। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मैंग्रोव, स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मैंग्रोव रिपोर्ट। तो ये कौन जारी करता है? ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस इसको जारी करती है। कब जारी किया था? 26 जुलाई को। और इसमें कहना है कि इंडिया में जो मैंग्रोव को काफ़ी थ्रेट है, खासकर जो लक्षद्वीप और तमिलनाडु वाले रीजन में मैंग्रोव है उनको काफ़ी संकट है। तो अब संकट किस चीज़ से है? तो एक्वा कल्चर के डेवलपमेंट से है, ठीक? और पाम ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो पाम ऑयल की प्रोडक्शन के लिए एरिया की रिक्वायरमेंट होती है, खासकर नमी वाले एरिया को, इसलिए मैंग्रोव को काटा जा रहा है। और चावल की खेती की वजह से भी मैंग्रोव को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और इंडिया में मैंग्रोव के संरक्षण के लिए कौन सी योजना है? तो वह मिस्टी योजना, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोरलाइन हैबिटेट एंड द टेंजिबल इनकम्स, ठीक? तो मिस्टी योजना किससे संबंधित है? मैंग्रोव के प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन से, ये पता होना चाहिए। इंडिया में मैंग्रोव कौन कौन से स्टेट में मिलता है? तो इसको हम स्टैटिक वाले पार्ट में कवर करेंगे। नीति आयोग पैनल नेट जीरो लक्ष्य, ठीक? तो उनका मानना है नीति आयोग का कि 2070 तक हमारा जो नेट जीरो टारगेट है उसकी दिशा में हम काम कर रहे हैं। उसके किस तरीके से कर रहे हैं? तो कोप 20 मतलब कैसे कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो कोप 26 में जो ग्लासगो में हुआ था, तो वहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पंचामित्र का कॉन्सेप्ट रखा, ठीक? तो जलवायु परिवर्तन में हमारे जो 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब हमारे जो 5 गोल्स हैं उसको अचीव करने की दिशा में उन्होंने बात की। इस तरीके से तो ये कुछ बातें, जैसे जलवायु वित्त, महत्वपूर्ण खनिज, घरेलू निर्माण, सामाजिक पहलुओं पर चर्चा की गई, ठीक? तो इस पैनल में तो जो हमारा मेन फाइंडिंग्स है वो यही है कि कोप 26 में 5 पंचामित्र की बात की गई। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, देखो जो चीता लेके आया गया था नामीबिया और साउथ अफ्रीका से, उनको पहले रखा गया था कूनो नेशनल पार्क में मध्य प्रदेश के, ठीक? लेकिन वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, किसकी? जो एनिमल्स हैं, खासकर जो कार्निवोरस है, चीता हो गए, लेपर्ड्स हो गए, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई। तो उसी को देखते हुए इनको शिफ्ट किया जा रहा है एक दूसरे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में थोड़ी सी बातें देख लेते हैं। तो ये गांधी सागर डैम जो है इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, और 1960 में ये बना था। कौन? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और कूनो के बाद भारत में चीतों के लिए सबसे अच्छा जगह माना जाता है, ठीक? और चंबल नदी जो है इस सेंचुरी को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब इसको बीचों बीच से पास करती है चंबल नदी। अब अंतर्राष्ट्रीय वन शासन पर रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट ऑन द इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस, ये कौन जारी करता है? IUFR, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च। इनका क्या मानना है कि 2010 के बाद की जो महत्वपूर्ण विकास का सारांश FOA के अनुसार 2010 में 13 मिलियन हेक्टेयर से 2020 में 10 मिलियन हेक्टेयर की कमी। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो 2010 में जो इसको मेजर किया गया था, तो जो पेड़ों की कटाई थी वो करीब पर ईयर 13 मिलियन हेक्टेयर पेड़ों को काटा जाता था, जो कि ये रेट अब घट गया है और 10 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर पेड़ों को काटा जा रहा है, ठीक? जो कि एक अच्छी बात है। और सिफारिशें के मामले में उसने कुछ अपने एडवाइस दिए, कुछ सुझाव दिए। उसमें बोला बोला कि पर्यावरणीय मूल्य निर्धारण करें, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट्स के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि पेड़-पौधे, इनका भी एक मॉनेटरी वैल्यू डिसाइड किया जाए। तो जिस वजह से जब ये मॉनेटरी वैल्यू बन जाएँगे तो ये भी इकोनॉमी का डायरेक्ट पार्ट बन जाएगी। तो इस तरीके से इनका जो अ, मतलब इनकी जो पेड़ की कटाई है, इस पर काफ़ी रोक लगेगी। और वैकल्पिक वित्त पोषण योजनाएँ चालू की जाएँ, यानी कि जो फॉरेस्ट पे जो लाइवहुड जिनका है, जैसे खासकर ट्राइबल्स पीपल जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, तो उसको कम किया जाए। उसके लिए उनकी जो डिपेंडेंसी है फॉरेस्ट पर, उसको कम किया जाए और बहु केंद्रित शासन प्रणाली लागू किया जाए, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को प्रमोट किया जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है
यूएनईए का चौथा सेशन, यानी यूनाइटेड नेशन इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी ऑफ द यूएनईए, ठीक। इसका कहाँ आयोजित किया गया था? स्थान कनाडा के ओटावा में। 170 से ज़्यादा इसके देश हैं और प्लास्टिक प्रदूषण पे इन्होंने बात की। मतलब कुल मिलाकर के प्लास्टिक के प्रदूषण पर बात हो रही थी, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई, ठीक। प्लास्टिक प्रदूषण पर कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि के लिए वार्ता जारी है, ठीक, लेकिन अभी तक कोई कंसेशन नहीं बिल्ड हो पाया है। और वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है? स्विस ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है, ठीक। इंडिया का जो पोजीशन है 134 देशों में तीसरे स्थान पर है, सबसे खराब पोजीशन है। यानी कि इंडिया 134 देशों को एयर क्वालिटी को मेजर किया गया, जिसमें इंडिया करीब मतलब सबसे लास्ट में से मतलब तीसरे पोजीशन पे है। और इसमें बिहार का बेगूसराय सबसे प्रदूषित मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया माना गया। बेगूसराय सबसे प्रदूषित मेट्रोपॉलिटन एरिया और दिल्ली सबसे प्रदूषित यानी कि सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड कैपिटल मानी गई। टीएन सौर योजना, तो टीएन सौर योजना तमिलनाडु सरकार लेके आई है मैनग्रोव के प्रोटेक्शन के लिए, ठीक। तो एलएनजी यूनिट्स एमपी मतलब टीएन सौर योजना जो है एक तरीके से मैनग्रोव के प्रोटेक्शन के लिए है, ठीक, तमिलनाडु की सरकार के द्वारा। अब ये एलएनजी यूनिट है, ये एक डिफरेंट करंट अफेयर है। भारत की पहली छोटी स्केल एलएनजी यूनिट कहाँ पे लगाई गई? ये मध्य प्रदेश में लगाई गई है, अभी जयपुर में। तो और किसके द्वारा? गेल इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, गेल लिमिटेड के द्वारा, ठीक। तो मुख्य बिंदु क्या है? 201 सीएनजी स्टेशन है और 2030 तक जो हमारा है 17,500 सीएनजी स्टेशन बढ़ करके हो गए हैं, ठीक। इस तरीके से कुल मिलाकर के जो सबसे पहली छोटी स्केल के एलएनजी यूनिट है वो गेल कंपनी ने, गेल लिमिटेड ने एमपी में लगाया है, बीजेपुर में। और ये टीएन सौर के बारे में तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट की स्कीम है जो मैनग्रोव्स के प्रोटेक्शन के लिए। और विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट, तो ये कौन जारी करता है? स्विस ऑर्गेनाइजेशन, हमने अभी देख ही लिया, मतलब रिपीट हो गया है, ठीक। ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट इस चीज़ को रिपोर्ट हो गया है। और फिर से यही चीज़ आ गई ना, एक तरीके से सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा था? बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत। यही होता ना, तीसरे से मतलब नीचे से तीसरे नंबर पर है, करीब 134 देशों को मेजर किया गया था और इसमें से इंडिया तीसरे पे है, सबसे तीसरा सबसे पॉल्यूटेड कंट्री है। अब सबसे पॉल्यूटेड सिटी हमने देख लिया, बेगूसराय सबसे पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उसके बाद कौन है? गुवाहाटी है, और दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड कैपिटल है किसी भी कंट्री की। और टीएन सौर योजना हमने अभी मैंने बताया ना, तटीय जैविक विविधता में सुधार के लिए लाया गया, खासकर जो मैनग्रोव के इम्प्रूवमेंट के लिए। तो इसमें जो है मैनग्रोव पे जो भी डिपेंडेंट हैं उनके लाइवलीहुड में सुधार होगा, ठीक। योजना में अनुमानित खर्च 1,675 करोड़ रुपए है। भारत की पहली छोटी सीएनजी यूनिट, ये हमने देख लिया, गेल इंडिया फाउंडेशन के द्वारा बीजेपुर में एमपी में लगाया जा रहा है, ठीक। और दुनिया की प्रवासी प्रजातियों की रिपोर्ट, ठीक। और प्रवासी प्रजाति यानी माइग्रेंट स्पीसीज, तो ये कौन जारी करता है? यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी, इसको जारी करता है कौन? माइग्रेंट स्पीसीज की रिपोर्ट। तो वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंट्रल, तो इसमें क्या क्या मतलब क्या पॉइंट निकल गया है? तो 44% प्रवासी प्रजातियों जो भी माइग्रेटरी स्पीसीज हैं उनमें गिरावट दर्ज की गई, यानी कि एक तरीके से या तो उनको थ्रेट है क्लाइमेट चेंज से, या तो मतलब कुल मिलाकर क्लाइमेट चेंज की वजह से ही है। और 22% प्रजातियों विलुप्त होने के खतरा पर है, ठीक। यानी कि 22% एक्सटिंक्ट होने के खतरा पे है और 44% जो था वो जो उनका रेगुलर माइग्रेशन था एक जगह से दूसरी जगह पे, वो कम देखा गया। अब ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव, ये ग्लोबल इन्वेस्टर मीट जो हुआ था तमिलनाडु में, उस वहाँ पे इसको आयोजित किया गया था, ठीक। ऑर्गेनाइज किया गया था ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया इनिशिएटिव को। इसमें जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री थी वो थी डेनमार्क, ठीक। और नेक्स्ट हमारा है स्नो लिपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट। तो स्नो लिपर्ड के पॉपुलेशन पे जो भी असेसमेंट किया गया तो उसमें ये पाया गया कि इंडिया में करीब 718 स्नो लिपर्ड्स हैं। स्नो लिपर्ड्स यानी कि जो बर्फीले जगह की जो लिपर्ड्स होते हैं, तेंदुए होते हैं, उनको। तो 241 अद्वितीय स्नो लिपर्ड की तस्वीरें खींची गई, यानी कि 241 की जो तस्वीरें खींची गई उसके बेसिस पे अनुमान लगाया गया कि इंडिया में 718 स्नो लिपर्ड्स हैं और इसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? लद्दाख में है, ठीक। सबसे कम है जम्मू कश्मीर में। और बाकी कौन-कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में और सिक्किम में स्नो लिपर्ड्स मौजूद हैं। और यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द मतलब क्लाइमेट चेंज, तो
ये कहाँ पे, इसका 20th सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? यूएई दुबई में हुआ था, यूनाइटेड अरब अमीरात में। 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक इस सम्मेलन का आयोजित किया गया था। अब नेक्स्ट COP 29 कहाँ पे होने वाला है? तो अज़रबैजान में होने वाला है, इसी साल के नवंबर में होगा। और 30 ब्राज़ील में होगा, वो भी नवंबर 2025 में होगा, ठीक? तो COP के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी। और जो COP 28 के आउटकम्स देखते हैं अब, तो इसमें लॉस एंड डैमेज फंड पे सहमति बनी है। जो भी विकसित देश हैं और अविकसित देश, सबकी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज की सहमति बनी है। तो शुरुआत में $650 मिलियन का उसमें कंट्रीब्यूशन किया गया। तो इसका पर्पज क्या है? जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सामना करने वाले देशों के लिए समर्थन, यानी कि जो भी क्लाइमेट चेंज फेसिंग कंट्रीज हैं, उनको एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ये लॉस एंड डैमेज फंड बनाया गया है। क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट, ठीक, ये भी इसी का आउटकम है। तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल पर सहमति 100 बिलियन पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस वर्ष पूरी होने की संभावना है, ठीक। अभी इसमें क्या है कि फाइनेंशियल टारगेट उनको 100 बिलियन उन्होंने वापस रखा हुआ है। और मतलब जो कि 100 बिलियन टारगेट था पहले, जो कि पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अभी क्या है कि उन्होंने फिर से वही 100 बिलियन टारगेट रखा है, उसको पूरा करने की बात पे पूरी तरीके से जोर दिया है। अब ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस और ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक। COP 28 में तो इंडिया के ये 2 इनिशिएटिव्स हैं, तो इसमें थोड़ा बातें देख लेते हैं। तो ये नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा, ठीक, इसके अंतर्गत काम करेगा ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस। तो इसमें 275 से ज़्यादा सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है और 11 देशों से 275 सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। इसका पर्पज़ क्या है? सस्टेनेबल अर्बन रिवर मैनेजमेंट, ठीक, सस्टेनेबल अर्बन रिवर मैनेजमेंट इसका मेन पर्पज़ है। नेक्स्ट है ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव, ये भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने COP 28 में डिक्लेयर किया। तो इसकी जो मेन प्राइमरी जो इसके पर्पज है, वो है जल संरक्षण और वृक्षारोपण, यानी कि वाटर कंजर्वेशन एंड फॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन। एंड क्रेडिट के बारे में पर्यावरणीय गतिविधियों के लिए व्यापार योग, यानी कि अगर कोई भी अगर एक तरीके से प्राइमरी बेनिफिट के लिए, एनवायरनमेंट के लिए प्राइमरी बेनिफिट के लिए कोई काम कर रहा है, तो उसको मोनेटाइज कर सकता है, यानी कि उसको ट्रेड कर सकता है, ठीक। तो ग्रीन क्रेडिट का मतलब यही है, अगर कोई कंपनी पर्यावरण बेनिफिट के लिए अगर कोई स्टेप ले रही है, तो उसके एक मॉनेटरी वैल्यू मेजर करके उसको ट्रेड कर सकती है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो भाई इसमें इसमें बस इतना पता होगा कि जारी कौन करता है और इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो जारी मतलब ये कहाँ पे जारी किया गया? वहीं पे COP 28 में भी इसको जारी किया गया था, ठीक। तो जारी करने वाले कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है? तो जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ठीक। ये जो हमें मेन पॉइंट पता होना चाहिए, वही जर्मन वॉच के बारे में, कि जर्मन वॉच जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स या जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक को जारी करती है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 7 है, ठीक। और जो इंडिया की नेट रैंकिंग है वो 4th है, क्योंकि जो पहले, दूसरे, तीसरे पोजीशन पे कोई भी कंट्री नहीं है। चौथे, पांचवें, छठवें पोजीशन पे जो है वो है डेनमार्क, एस्टोनिया और फिलीपीन, ठीक। अब इस तरीके से पहले, दूसरा, तीसरे पे आ जाते हैं अगर इनकी नेट रैंकिंग देखी जाए, और भारत चौथे पे आ जाता है। भारत का ओवरऑल स्कोर कितना है? 70। अब इमिशन गैप रिपोर्ट, ठीक, इसका शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है? ब्रोकन रिकॉर्ड, टेम्परेचर इट्स न्यू हाई एट वर्ल्ड फेल्स टू कट एमिशन अगेन। ये इसका टाइटल रहा है, ब्रोकन रिकॉर्ड, टेम्परेचर सीट्स न्यू हाइट एट वर्ल्ड फेल टू कट द एमिशन अगेन। और इसको कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इस रिपोर्ट को जारी करती है। इसके जो मेन पॉइंट्स आउटकम्स आए हैं, वो यही है कि जो ग्लोबल वार्मिंग में की वजह से जो रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, उनमें 57.4 गीगा ट्रिलियन कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड में 1.2% की ग्रोथ देखी गई है। और फ्लोरिनेटेड गैसों में जो है 5.5% की ग्रोथ देखी गई है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। अब मिनामाता कन्वेंशन, तो ये कहाँ पे हुआ था? जेनेवा में ऑर्गेनाइज किया गया था। और अध्यक्ष कौन थे इसके, इस कन्वेंशन के? तो रोमानिया से बिलोंग करते हैं क्लाउडिया सोरेन डुमुत्रू। और महासचिव यानी कि सेक्रेटरी कौन थे? तो मोनिका स्टाक्विंस। तो इसमें क्या बोला गया कि नई दंत अमलगम के उपयोग को कम करना, और 2025 से सौंदर्य प्रसाधनों में कोई पारा स्तर नहीं होगा। दंत अमलगम यानी कि जो हमारे टीथ अमलगम है, जिसमें मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके इस्तेमाल को कम करने की बात हो रही है। और जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें पारा को इस्तेमाल को पूरी तरीके से प्रोहिबिट करने की बात हो रही है, ठीक। यानी कि 2025 तक जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें मरकरी के इस्तेमाल को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। क्लाइमेट एम्बिशन समिट, जलवायु महत्वाकांक्षा शीर्षक समिट, ये न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था। न्यूयॉर्क का जो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है वहाँ पे। और इसका जो पर्पज है, वो जलवायु संकट की गंभीरता पर ध्यान लोगों को आकर्षित करना, ठीक। अट्रैक्ट द, यानी कि जलवायु परिवर्तन
का जो भी हो रही है, तो एक तरीके से उनको लोगों के बीच में बातें रखना कि हाँ, मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक? एक तरीके से अवेयर कराना। तो इसमें जो हुआ है प्रमुख इसका जो आउटकम आया है, मेन आउटकम, तो 1.5 डिग्री तक तापमान वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक नीतियों की आवश्यकता है, ठीक? तो मतलब ये सब कहने की बातें हैं, अक्सर यही सब बोला जाता रहता है कि इसकी आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता है, होना-धोना कुछ नहीं रहता। तो गुजरात में वेनेडियम की खोज की गई है, ठीक? जो कश्मीर में खोज की गई थी अभी किसी चीज़ की, लिथियम की खोज की गई थी, अभी गुजरात में वेनेडियम की खोज की गई है, ठीक? वेनेडियम एक क्या है? एक तरीके का एक रेयर अर्थ एलिमेंट है। वो कहाँ पे की गई है? खंबात की खाड़ी में, ठीक? यानी बे ऑफ खंबात, यहाँ पे खोज की गई है, बे ऑफ कैम्प। तो इसका कितना भंडारण है, कितना है, इससे हमें बहुत लेना-देना नहीं है। तो वर्ल्ड लेवल पे क्या है कि ब्राज़ील जो है वेनेडियम का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक? और उसके बाद रशिया है, फिर साउथ अफ्रीका है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। निर्यातक के मामले में, एक्सपोर्टर के मामले में ब्राज़ील सबसे बड़ा है और रशिया फिर साउथ अफ्रीका है। स्मार्ट सिटी मिशन भारत स्थायी विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण। स्मार्ट सिटी मिशन इंडिया लोकलाइजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक? ये रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो हम जो हमारी प्रेसिडेंट हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने जारी किया है और सितंबर 2023 की ये रिपोर्ट है। और प्रस्तुतकर्ता कौन, और इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे, मतलब जो पब्लिशर थे, वो कौन-कौन से थे? जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, यानी कि MOHUA प्लस यूएन हैबिटाट, ठीक? यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है एक, यूएन हैबिटाट। इन दोनों ने मिलकर के इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है और जारी किया है हमारे राष्ट्रपति जी ने। तो इसके तहत क्या है, 10 शहरों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 8000 परियोजनाओं को चालू किया जाएगा। और देखो, लिथियम की खोज हमारे कश्मीर में हुआ था ना, और वेनेडियम की खोज कहाँ पे हुआ? गुजरात में, खंबात की खाड़ी में, यानी कि गल्फ ऑफ कैम्बे में। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, ठीक? अब ये राजस्थान के एक वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल ने स्वीकृति दे दी एक नए टाइगर रिजर्व के लिए, ठीक? उन्होंने हरी झंडी दिखा दी। कहाँ पे है? ये धौलपुर और करौली जिले में सिचुएटेड है, ठीक? टोटल एरिया कितनी है? करीब 600 स्क्वायर किलोमीटर। और इंडिया का 55 मतलब 55th मतलब टाइगर रिजर्व है। लास्ट टाइगर रिजर्व जो बनाया गया है यही है, धौलपुर करौली। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक? काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि लास्ट टाइगर रिजर्व है। वायनाड में लैंडस्लाइड आया, तो 200 से ज़्यादा लोग मर गए, ठीक? तो कौन से रीजन में आया था? चुराल माला और मुंडक्काई कालीपट्टा। तो ये रीजन हमें पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में कभी-कभी दे करके ऐसे डिशेज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। और बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन, BBNJ एग्रीमेंट, ठीक? तो भारत ने BBNJ समझौते पर हस्ताक्षर के लिए स्वीकृति दी। ये समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मतलब क्या होगा, जो हमारा जो लैंड बाउंड्री है, वहाँ पे तो ठीक है, बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने लैंड बाउंड्री के बियॉन्ड जा करके जो ओशियन बाउंड्री है या फिर जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है या फिर ओपन सी है, वहाँ पे भी बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन के बारे में बात चल रही है। तो कुल मिलाकर के इसके बारे में यही है कि बायोडायवर्सिटी बियॉन्ड द नेशनल ज्यूरिसडिक्शन जो एग्रीमेंट है, तो इसमें इंडिया ने एक तरीके से समझौते पर अपनी स्वीकृति दे दी है। बच्चे में ये पता होना चाहिए। और वर्ल्ड कॉफ़ी सम्मेलन, कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? बैंगलोर में किया गया, ठीक? कब से कब तक? 25 से 28 सितंबर के बीच। इसकी जो थीम क्या थी? सर्कुलर इकोनॉमी और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता, ठीक? यानी कि रिजुविनेटिंग एग्रीकल्चर, मतलब स्टेबिलिटी थ्रू रिजुविनेटिंग एग्रीकल्चर एंड सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक? तो आयोजक कौन था, यानी कि किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था? ये अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी संगठन, यानी कि इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस को, बेंगलुरु में 25 से 28 सितंबर के बीच, ना कि दिसंबर। और विश्व का पहला थोरियम प्लांट, ये कहाँ पे बन रहा है? चीन इसको बना रहा है अपने जो गोबी रेगिस्तान है वहाँ पे, ठीक? तो वर्ल्ड फर्स्ट थोरियम मोल्टेन साल्ट न्यूक्लियर प्लांट, ये कहाँ पे है? गोबी रेगिस्तान में बन रहा है, चाइना के। काकीनाडा में नैनो फर्टिलाइजर प्लांट, ठीक? काकीनाडा में नैनो फर्टिलाइजर प्लांट, जैसे कि अभी यूपी में कहाँ इफ्को का नैनो फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पे है? फूलपुर में। तो काकीनाडा कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पे भी नैनो फर्टिलाइजर प्लांट बनाने की बात हो रही है। कौन बना रहा है? तो कोरोमंडल इंटरनेशनल जो कंपनी है, ये 50 करोड़ की लागत से नैनो फर्टिलाइजर प्लांट बना रही है। ऐसा माना जा रहा है कि 1 करोड़ बोतल पर डे ये उत्पादन करने की क्षमता रखता है। मतलब 1 करोड़ पर डे नहीं, लेकिन 1 करोड़ बोतल इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी।
भारत का पहला विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन, ठीक, ये कहाँ पे, मतलब भारत, रोटरडम नीदरलैंड की जो कैपिटल है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। और इंडिया की तरफ से श्री भूपेंद्र एस बल्ला ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। और भारत ने अपना सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड पवेलियन को दिखाया, ठीक, एक तरीके की एक झांकी होती है उसको दिखाया। तो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये हमें पता होना चाहिए, रॉटरडम नीदरलैंड में। वो इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट, रॉटरडम नीदरलैंड में। और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल, ठीक, ये आया है, नया रूल आया है। इसके तहत जो मतलब इजीली हम किसी को भी बायोडिग्रेडेबल लेबल लगा करके कोई भी प्लास्टिक एक तरीके से जो प्रोड्यूसर होते थे, बचते थे, उसको उनका जो भी खर्चा होता था उसको डिस्पोज करने में प्लास्टिक्स को, वो बचता था। लेकिन वो इतनी इजीली कर नहीं पाएंगे कि किसी भी प्रोडक्ट पे बायोडिग्रेडेबल लेबल लगा करके उसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक, अनटिल एंड अनलेस वो माइक्रो प्लास्टिक्स उसमें पूरी तरीके से डिस्पोज ना हो जाए। तो इसके बारे में जो रूल में यही चेंजेस किए गए, बाकी जो पुराना है वही है, स्टैटिक का पार्ट है, तो उसको स्टैटिक वाले पोर्शन में देखेंगे। इंडिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे बन रहा है, पटना में बन रहा है, पटना यूनिवर्सिटी में, ठीक। इसकी टोटल लागत कितनी आई है, 30 करोड़ रुपए, और इसका उद्घाटन किसने किया, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी ने। और तो क्या करेगी, जो गंगा रिवर के डॉल्फिन है उन पर रिसर्च करेगी और उनके कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के दिशा में काम करेगी। भारत का पहला सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, ये नागपुर में है, ठीक। तो जो मतलब जो बिल्डिंग बनाई जाएगी, ये नेट जीरो को, जो हमारा एक नेट जीरो इनिशिएटिव है क्लाइमेट चेंज की दिशा में, उसके बेसिस पे होगी, ठीक। तो इंडिया फर्स्ट सिटी स्पेसिफिक जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान, यानी कि यहाँ पे जो कार्बन का एमिशन होगा वो नेट जीरो के लक्ष्य को टारगेट करके बनाया जा रहा है बिल्डिंग। तो भारत का जो नेट जीरो का लक्ष्य कितना है, 2070 तक, ठीक। और झारखंड में गिद्ध रेस्ट्रॉ, देखो गिद्धों की पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हुई। एक जो किडनी स्पेसिफिक मेडिसिन थी जो कि गिद्धों को खाने की वजह से, डिग्नाफ्लैंग, तो लेकिन अब इसके प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको प्रिजर्व करने के लिए कोडरमा में, झारखंड मतलब झारखंड के कोडरमा में, वहाँ पे गिद्ध रेस्टोरेंट जैसा कॉन्सेप्ट लेके आया गया है, ठीक है, गिद्धों के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। असम के होलंगाबाद गिबन वन्य जीव में तेल खनन, ठीक, ये तो गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया। किसको दिया है, वेदांता ग्रुप वहाँ पे क्या करेगी, ऑयल एक्सप्लोरेशन, मतलब ऑयल एक्सप्लोरेशन करेगी वेदांता ग्रुप। कौन सा सेंचुरी है, तो होलंगा पार गिब्बन सेंचुरी, गिब्बन सेंचुरी पता हो तो इतने से पता हो जाएगा, ठीक, गिब्बन सेंचुरी। अब भारत का पहला ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट जारी करने वाला कौन सा स्टेट है, उत्तराखंड। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे फैक्ट्स पूछते हैं। तो ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट जारी करने वाला इंडिया का पहला स्टेट बन गया उत्तराखंड। तो इसका क्या मतलब है, इसका जो हमारा बेसिक मतलब यही है कि जो हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारा फॉरेस्ट है, अ, उसके अलावा ट्रीज हैं, उसका जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी भी एक मॉनेटरी वैल्यू होगी, और वो भी इकोनॉमी में जीडीपी का पार्ट बनेगी, ठीक। इस तरीके से क्या होगा कि उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू निर्धारित हो जाएगी, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट स्टेप्स लेगी। अब नेक्स्ट क्या है, भारत में 628 बाघों की मृत्यु हुई। ये एक डाटा आया है कि पिछले 2019 से लेकर के 2023 तक इंडिया में 628 टाइगर्स की डेथ हुई है। अब न्यू वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स अनाउंस बाय यूनेस्को, यूनेस्को ने क्या अनाउंस किया है, तो नया वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स, ठीक। तो मोरक्को में इसको डिक्लेयर किया उन्होंने, और ऐसा मतलब हेल्थ सॉइल इंडेक्स का मतलब ये होता है, तो मतलब ये बताता है कि सॉइल की हेल्थ कैसी है, कौन सा सॉइल प्रोडक्टिव है, कौन सा सॉइल डिग्रेड कर रहा है, कौन सा सॉइल पूरी तरीके से इनफर्टाइल हो चुका है, ठीक, अनफर्टाइल हो चुका है। तो इंडिया में क्या है, 32% जो हमारा लैंड है वो तो पूरी लगभग लगभग डिग्रेड हो चुकी है इंडिया का, और 25% पे क्या है, डिजर्टिफिकेशन स्टार्ट है। 25% तो डिजर्टिफिकेशन है, और 32% पूरी तरीके से डिग्रेडेड लैंड है। तो बायोबिटुमिन इंडियन गवर्नमेंट ला रही है। तो हमारा जो एक तरीके से जो हमारे जो फसल होते हैं जिनको जला दिया जाता है, ठीक, तो ऐसा ना हो इसके लिए एक बायोबिटुमिन जैसा कॉन्सेप्ट ला रही है। तो इसमें क्या होगा, जो उनको होगा तो हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में इसको गर्म किया जाएगा, तब जा करके उनको एक तरीके के यूजफुल मटेरियल में कन्वर्ट किया जाएगा। इससे आयात में कमी आएगी, फसल अवशेष जलने की समस्या का समाधान होगा, ठीक। तो कुछ इसमें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि बायोविटामिन के बारे में, कि हाँ उसको फसल को जो ऐसे जला दिया जाता है कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। लेकिन बायोविटामिन में क्या होता है ना, कि उसको ऑक्सीजन के अब्सेंस में
वर्क किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलते। इस तरीके से जो फसलों की जलने की समस्या होगी, वो दिक्कत उसका समाधान हो जाएगा। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल ये लेके आएगा, मतलब इसमें क्या किया गया है, तो सीपीसीबी जो है हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ये इसके लिए उत्पादक जिम्मेदारी प्रमाण पत्रों के लिए मूल्य निर्धारण, ठीक, यानी कि जो भी अगर बैटरी जो भी मटेरियल बनाने वाली कंपनियां हैं, वो उसके डिस्पोजल के लिए एक तरीके से जिम्मेदार उनको ठहराया जाएगा। अब नमो 108, नमो 108 क्या है? ये क्या है? कमल, जो कि हाइब्रिड कमल है, और इसमें 108 जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो 100 इसकी 108 पंखुड़ियों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, पत्तियां पंखुड़ियों को। तो बनाया इसको कौन सा इंस्टीट्यूट ने बनाया है? तो सेंट्रल मतलब CSIR, ठीक, CSR एंड NBRI मिलकर के इसको बनाया है, और कहाँ पे? लखनऊ में। NBRI मतलब नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और गुप्तेश्वर वन ये उड़ीसा में है, तो गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया, यानी कि जियो हेरिटेज डिक्लेयर कर दिया गया। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ये गुप्तेश्वर वन उड़ीसा में जियो हेरिटेज डिक्लेयर किया गया, ठीक। एक तरीके से इतना पता होना चाहिए, गुप्तेश्वर वन जो हमारा जियो हेरिटेज साइट बन गया है। तो पहला मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी, इंडिया में पहला मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी, ये भी उड़ीसा में ही है, ठीक, ये भी उड़ीसा में क्योंकि बारीपादा में मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया जाएगा दुनिया का पहला मेलेनिस्टिक सफारी। ये याद होना चाहिए, बारीपादा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा CMS COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14। देखो CMS क्या है? कन्वेंशन ऑन द माइग्रेटरी स्पीसीज, ठीक, जो कि प्रवास करने वाली पक्षियों होती हैं, उन पर ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में, ठीक। तो माइग्रेटरी स्पीसीज पे किया गया है, तो इसमें इसका उद्देश्य क्या है? 14 प्रवासी पक्षियों की सूची पर सहमति बनी है, ठीक। तो मैं मतलब क्या आउटकम रहा है, इतना ज़्यादा डीप तो क्वेश्चन पूछता नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। समरकंद उज्बेकिस्तान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अब प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, तो ये लाई है तमिलनाडु सरकार ने लेके आई है। तो इसके लिए क्या करेंगे? जो नीलगिरी तहर है, ठीक, तो उसके पॉपुलेशन को बढ़ाने पर काम चलेगा। ये नीलगिरी तहर जो है एक तरीके की बकरी की एक ब्रीड है, बकरी की एक प्रजाति है, ठीक, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरे में है, और इसके पॉपुलेशन को बढ़ाने पर बात हो रही है। IUCN रेड लिस्ट, ठीक, COP28 में भी इसको डिक्लेयर किया गया था, जिसमें पाया गया कि 1,57,190 में से 44,016 जो प्रजातियां हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके विलुप्त होने के खतरा बना हुआ है, ठीक, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और उसके बाद विश्व में ताजे पानी की मछली की स्थिति, ये भी वहीं पे जारी किया गया था IUCN रेड लिस्ट के ही थ्रू। तो इसमें माना गया कि जो 25% जो फिशेज हैं, 3,086 जिनका कुल आंकड़ा आता है, वो विलुप्त होने के खतरे पर है, ठीक, विलुप्त होने के कगार पर हैं। ये दुनिया में जितनी भी मछलियां हैं उनका 25% जल्दी एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ऐसा मानना है। विश्व में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट आई है, तो इसकी घोषणा कहाँ पे, मतलब कौन जारी करता है, ये हमें पता होना चाहिए कहाँ पे इसको डिक्लेयर किया गया, इससे बहुत मतलब नहीं है कौन जारी करता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या जारी करती है? स्टेटस ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो इसका आउटकम क्या रहा है कि राज्यों की स्थिति से भारत में औसत वन स्थिति में तीसरे स्थान पर है, ठीक, इंडिया में औसत वार्षिक वन क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है, और अन्य में 275 मिलियन लोगों ने भारत में गैर कास्ट वन उत्पादों से आजीविका प्राप्त कर रहे हैं, ठीक। गैर कास्ट वन उत्पादक मतलब नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, जैसे कि उसके पत्ते हो गए, या फिर उसके डंठल हो गए, इस तरीके की चीज़ों को इस्तेमाल करके उससे जो भी अपना जो चीज़ें बनाई जा रही हैं, उसके थ्रू उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक। लाइवलीहुड का एक काफ़ी अच्छा मतलब बेसिस बन गया है। तो इतनी थी हमारी इन्वायरमेंट में बातें। तो ये सारी के सारे हमारी इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक थे आई दृष्टि के, सारे के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, ठीक।